there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न को शुरू किया था और जो सेल डिवीज़न का जो पहला टाइप था एमायोटासिस, उसको वहाँ पर हमने जो इससे पहली वीडियो है इसमें हमने डिटेल के साथ पढ़ा है। आज इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द मायोटासिस। मायोटासिस दूसरा टाइप है सेल डिवीज़न का। द वर्ड मायोटासिस की एटिमोलॉजी की अगर बात की जाए तो ये दो वर्ड्स का मजमुआ है, मायोटोस और दूसरा ओसिस। अब मायोटासिस का मतलब क्या है? मायोटोस मीन थ्रेड और ओसिस मीन स्टेट। ये थ्रेड स्टेट क्यों यहाँ पर इसका टर्म यूज हुआ है इस किस्म के सेल डिवीजन के लिए, ये हम आगे आपको समझ में आ जाएगा, हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। इस टाइप के सेल डिवीजन में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। जब कैरियोकाइनेसिस का अमल होता है वहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिसे हम नाम देते हैं स्पिंडल फाइबर, जिसे हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। और ये इस किस्म के सेल डिवीजन में होता है यानी मायोटोसिस में होता है, इसलिए इसके लिए ये टर्म यूज होता है मायोटोसिस थ्रेड, क्योंकि यहाँ पर थ्रेड का फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। अब आते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले डिस्कवरी की बात की जाए तो सबसे पहले मायोटोसिस को एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्ट्रेसबर्गर। स्ट्रेसबर्गर ने सबसे पहले मायोटोसिस को प्लांट सेल में डिस्कवर किया था, स्टडी किया था। सबसे पहले स्ट्रेसबर्गर ने प्लांट सेल में मायोटोसिस को डिस्कवर किया था। इसके बाद फ्लेमिंग, एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है फ्लेमिंग, उन्होंने एनिमल सेल्स में इस मायोटोसिस का जो सेल डिवीजन है एनिमल सेल में उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और फ्लेमिंग ने ये टर्म मायोटोसिस सबसे पहले फ्लेमिंग ने इस टाइप के सेल डिवीजन के लिए यूज किया था। द टर्म मायोटोसिस वाज गिवन बाय फ्लेमिंग। ये सबसे पहले फ्लेमिंग ने इसको ये नाम दिया था। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट 3 पॉइंट्स है। प्लांट सेल में सबसे पहले मायोटोसिस को किसने डिस्कवर किया था? वो था स्ट्रेसबर्गर। एनिमल सेल में किसने डिस्कवर किया था? फ्लेमिंग। टर्म मायोटोसिस सबसे पहले किसने यूज़ किया था? वो भी फ्लेमिंग ने यूज़ किया था। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके बाद हम आते हैं कि ये मायोटोसिस होता कहाँ पर है। ये मायोटोसिस अमूमन जो जिस्म है, बॉडी है, इसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। किस तरह? एक छोटा बच्चा होता है, जब सेल साइकिल का जब पहला लेक्चर हम कर रहे थे तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि मेल का स्पर्म जाकर फीमेल के ओम एक के साथ मिल जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद ज़ाइगोट यूनिसेलुलर होता है, ज़ाइगोट बन जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ज़ाइगोट बन जाता है, ज़ाइगोट यूनिसेलुलर होता है, एक सेल से बना होता है। इसमें क्लीवेज होता है, मज़ीद डिवीज़न होता है। यूँ इससे एम्ब्रियो बन जाती है, वो मल्टीसेलुलर होती है और इसके बाद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बन गया इसका ग्रोथ होता है। क्यों, किस तरह होता है? जब उसका साइज़ बढ़ता है, सेल का साइज़ बढ़ता है, इसके बाद डिवाइड होता है, हर एक डिवाइड होता रहता है, तो फिर इससे नए सेल बन जाते हैं, वो फिर से डिवाइड होते हैं। तो इस तरह सेल डिवीज़न होता है और एक ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है, एक ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है। और इसी तरह सारा लिविंग सिस्टम जो है इसका ग्रोथ होता है, इसी तरह सारी लिविंग सिस्टम का ग्रोथ होता है। ये सेल डिवीज़न की वजह से होता है। और ये मायोटोसिस जो होता है ये इसी तरह एक ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में हेल्प करता है, क्योंकि वहाँ पर ये सेल डिवाइड होते हैं इसी तरीके से मायोटोसिस के ज़रिए, तो फिर वहाँ पर ग्रोथ होता है। इसी तरह अगर कोई कट लग जाए तो वहाँ पर जो सेल ज़ाया हो जाती है, रिमूव हो जाती है, तो वहाँ पर स्पेस को जो जगह रह जाती है उसको फिल करती है वो जगह अपना बॉडी
इस जगह को किस तरह फिल करती है, जो इसके आसपास सेल होते हैं। फर्ज करें ये एक टिश्यू है, अब कट लग गया, यहाँ पर सेल रिमूव हुए। अब ये जो आसपास के सेल होते हैं, इसकी इर्द गिर्द वाले सेल जो होते हैं, इसमें डिवीज़न शुरू होता है और ये डिवीज़न होकर एक सेल हर एक 2 सेल में डिवाइड हो जाता है और यूं ये जगह जो बन जाती है, ये वाउंड के दौरान, ज़ख्म के दौरान जो जगह बन गई थी यहाँ पर, ये फिलअप होती है। किसके ज़रिए? इसी माइटोसिस टाइप के सेल डिवीज़न जो होता है, इस किस्म के सेल डिवीज़न के ज़रिए ये जगह जो वाउंड्स वगैरह होते हैं ये फिल होते हैं। इसके अलावा इसके लिए एक और टर्म यूज होता है इक्वेशनल डिवीज़न। माइटोसिस को जनरली, ये हमने पहले भी बताया है कि इसको इनडायरेक्ट डिवीज़न कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थ्रेड का फॉर्मेशन होता है। एमाइटोसिस को डायरेक्ट डिवीज़न कहते हैं क्योंकि वहाँ पर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इसलिए इसके लिए माइटोसिस के लिए इनडायरेक्ट का टर्म, एमाइटोसिस के लिए डायरेक्ट डिवीज़न का टर्म यूज होता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर माइटोसिस के लिए इक्वेशनल डिवीज़न का टर्म भी यूज होता है। इक्वेशनल डिवीज़न क्यों? यहाँ पर एक सेल जो होता है, फर्ज करें ये एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन का सेल है, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है। अब जब सेल डिवाइड होता है, इसमें सबसे पहले कीरियोकाइनेसिस का अमल होता है। कीरियोकाइनेसिस के अमल में वहाँ पर जो क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों क्रोमेटिन एक दूसरे से जुदा होते हैं और यूं हर एक सेल में जितना भी पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की तादाद होती है, उतनी ही नंबर के क्रोमोसोम जाते हैं ऑफस्प्रिंग में। जो डटर सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो डटर सेल बन गए और ये पेरेंट सेल जो है, इसमें तादाद सेम है। यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम है, डटर सेल्स में भी 46 क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर जो होता है इक्वेशनल डिवीज़न होता है, दोनों में सेम जाते हैं। यहाँ पर भी 46, वहाँ पर भी 46। तो जो पेरेंट डटर सेल बन जाते हैं उसमें नंबर सेम रहता है। जिस तरह जितने भी पेरेंट सेल में होते हैं उतनी ही तादाद में क्रोमोसोम मौजूद होते हैं डटर सेल्स में, इसलिए इसी वजह से इसको इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं। ये जनरली जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है, ये जनरली सोमेटिक सेल्स में होता है। सोमेटिक सेल्स में होता है। इस तरह जो जर्मिनल सेल्स होते हैं, जो जर्मिनल सेल्स होते हैं, जर्मिनल सेल्स, वहाँ पर भी ये मल्टीप्लिकेशन फेज के दौरान ये माइटोसिस का अमल होता है। जर्मिनल सेल्स में मल्टीप्लिकेशन के दौरान यही अमल होता है, यही माइटोसिस के ज़रिए सेल डिवाइड होते हैं। अच्छा, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। क्या माइटोसिस का अमल डिप्लॉयड सेल्स में होता है या क्या माइटोसिस का अमल सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में होता है या हिप्लॉयड सेल्स में भी होता है? ये 2n जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, 2n के ज़रिए हम डिप्लॉयड सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, n के ज़रिए हम हेप्लॉयड सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। हेप्लॉयड मीन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉयड मीन डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब प्रेजेंट हो तो सेल को डिप्लॉयड सेल कहते हैं, जब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो तो इसको हेप्लॉयड सेल कहते हैं। क्या माइटोसिस का जो अमल होता है, माइटोसिस का जो सेल डिवीज़न होता है, ये सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होता है या हेप्लॉयड सेल में भी होता है? हाँ, ये दोनों में होता है। हेप्लॉयड सेल में भी होता है, डिप्लॉयड सेल में भी होता है। डिप्लॉयड सेल में फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिस तरह पेरेंट सेल में मौजूद होते हैं, उतनी ही तादाद में ऑफस्प्रिंग जो डटर सेल बन जाते हैं उसमें भी मौजूद होते हैं। इसी तरह हेप्लॉयड सेल में जितना मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद है, इसी तरह जो डटर सेल बन जाते हैं, जो डटर सेल बन जाते हैं उसमें भी इसी तरह हेप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। तो ये दोनों में होता है। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अच्छा, माइटोसिस को मज़ीद 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। हमने पहले भी पढ़ा है, जो एम फेज़ हम पढ़ रहे थे, मज़ीद एम फेज़ को मज़ीद 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोफेज़, दूसरे को नाम दिया जाता है मेटाफेज़, तीसरे को कहते हैं एनाफेज और चौथा फेज जो लास्ट फेज है उसको नाम दिया जाता है टेलोफेज। यानी P,
MAT, पी मेट, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट नेम्स है। इस तरह बिलतरतीब आप याद कर सकते हैं। पी मेट, पी मीन प्रोफेज, M मीन मेटाफेज, A मीन एनाफेज, T मीन टेलोफेज। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं बिलतरतीब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोफेज को। हमने पहले भी बताया है कि ये जो फेजेस होते हैं, जो मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, ये हमने बनाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस। जो मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस होते हैं अकर होते हैं ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ सेल साइकिल के दौरान, जो सेल की ज़िंदगी होती है उसके दौरान जो मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस अकर होते हैं, इसकी बुनियाद पर हमने मुख्तलिफ स्टेप्स यानी स्टेजेस में हमने उसके साइकिल को डिवाइड किया है ताकि हम सही तरीके से उसका स्टडी कर सके, आसानी से उसका स्टडी कर सके। ये फिजिक्स कुछ भी नहीं होते हैं, ये चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेल होता है, हमने पहले इंटरफेस को पढ़ा है। इंटरफेस को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। कौन से है आपको अगर याद हो रिमाइंड करें। G1 फेज, S फेज, G2 फेज। S फेज के दौरान जो DNA कंटेंट्स होते हैं वो डबल हो जाते हैं। हर एक क्रोमोसोम के साथ एक और क्रोमेटिड बन जाता है, यानी हर एक क्रोमोसोम यहाँ पर इसके बाद 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होता है। इससे पहले इसमें सिर्फ एक DNA का मॉलिक्यूल होता है। अब S फेज के बाद इसमें 2 DNA के मॉलिक्यूल होते हैं एक क्रोमोसोम में। ये अगर आपको याद हो मैंने पहले पढ़ाया है। अच्छा, प्रोफेज जब एक सेल इंटरफेस से पास होता है तो इस तरह होता है। ये फर्ज करें एक एनिमल सेल है। अब ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, पोरस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यहाँ पर ये हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, सेंट्रियोल्स को। सेंट्रियोल डबल हुए थे कहाँ पर, कौन से फेज में सेंट्रियोल डबल हुए थे, एस फेज में। और डीएनए कंटेंट डबल हुए थे, वो भी एस फेज में डबल हुए थे। इंतहाई इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो अकर होते हैं इन इंटरफेज, यानी एस सब फेज ऑफ इंटरफेज में ये 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस अकर होते हैं। अब ये जो डीएनए कंटेंट्स होते हैं ये इरेगुलरली इस तरह के क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम सही तरीके से देख नहीं सकते हैं। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट फेज होगा प्रोफेज, ये था सेल ड्यूरिंग इंटरफेज, इंटरफेज के दौरान। अब इसके बाद देखते हैं कि सेल जो ही प्रोफेज में इंटर हो जाता है वहाँ पर क्रोमेटिन मटेरियल्स का कंडेंसेशन शुरू होता है। मैं यहाँ पर इस तरह डायग्राम के ज़रिए आपको समझाऊंगा। ये जो प्रोफेज है इसको हम मज़ीद 2 सब फेजेज में डिवाइड करते हैं। पहले को हम कहते हैं अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज, और दूसरा जो होगा वो लेट प्रोफेज होगा। अब ये इस तरह मैं रिप्रेजेंट करता हूँ जी, बिल्कुल इसी तरह। गौर से सुने, अर्ली प्रोफेज के दौरान ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं डबल हुए हैं, 2 पेयर्स मौजूद है। यूजुअली सेल में 1 पेयर होता है, यहाँ पर 2 पेयर्स मौजूद है क्योंकि सेल इंटरफेज में है, इंटरफेज के बाद है। अब यहाँ पर सेंट्रियोल डबल हो चुके हैं, 2 पेयर्स मौजूद है, मतलब 4 सेंट्रियोल्स मौजूद है। 2 सेंट्रियोल्स जाएंगे यानी 1 पेयर जाएगा अपोजिट पोल की तरफ। और मैं यहाँ पर इसके साथ साथ चेंजेस भी लिखता हूँ। सेंट्रियोल्स गोज टू अपोजिट पोल्स। ये अपोजिट पोल्स को जाएंगे, किस तरह जाएंगे, यहाँ पर ये 1 पेयर इसी तरह यहाँ पर रहेगा, दूसरा पेयर मैं इस तरह रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पर जाएगा, अपोजिट पोल पर जाएगा। यूं ही ये अर्ली प्रोफेज शुरू होता है, ये मूवमेंट शो करते हैं, जाते हैं किस तरफ, अपोजिट पोल की तरफ। फर्ज करिए ये पहुंच गए अपोजिट पोल की तरफ।
और इसके साथ साथ जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस्ड हो जाएंगे। क्रोमेटिन मटेरियल्स कंडेंस्ड। यहाँ पर क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंसेशन स्टार्ट्स या बिगिंस। ये तो यहाँ से क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन शुरू होता है। अच्छा, कंडेंसेशन से क्या मुराद है? यहाँ पर अनकंडेंस्ड फॉर्म है, गौर से सुने। यहाँ पर विजिबल नहीं है, और जब क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो जाएंगे तो वहाँ पर विजिबल फॉर्म में तब्दील होंगे। यानी क्रोमेटिन मटेरियल जो है ये अनविजिबल फॉर्म है, इनविजिबल फॉर्म है किसका? क्रोमोसोम का। और क्रोमेटिन मटेरियल का जो विजिबल फॉर्म है वो क्रोमोसोम है। अब यहाँ पर ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये इस तरह हो चुके हैं, क्रोमोसोम बन गए हैं। क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस्ड एंड फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में ये तब्दील हो जाते हैं। ये विजिबल फॉर्म है क्रोमेटिन मटेरियल का, और क्रोमेटिन मटेरियल इनविजिबल फॉर्म है क्रोमोसोम का। यहाँ पर जो क्रोमोसोम होते हैं वो किस तरह होते हैं? लॉन्ग होते हैं क्रोमोसोम्स, लॉन्ग वो लॉन्ग होते हैं, थ्रेड, लॉन्ग थ्रेड्स होते हैं और 3 होते हैं। यहाँ पर जो 3 आपको नज़र आ रहे हैं इस तरह ये 3 होते हैं, लॉन्ग होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं। गौर से सुने। अब ये फेज़ आगे बढ़ता है, और ये फेज़ आगे बढ़कर इसके बाद सेल इंटर होता है इनटू लेट प्रोफेज। इसी दौरान यहाँ पर ये जो सेंट्रियोल होते हैं जो अपोजिट पोल्स पर पहुँच चुके हैं, इससे फाइबर एराइज होते हैं, इससे फाइबर एराइज होते हैं। यहाँ पर ये हमने जो रेड कलर से शो किया है ये क्या है? सेंट्रियोल्स। अब इसी सेंट्रियोल्स से दोनों साइड पर यहाँ पर इस तरह फाइबर एराइज होते हैं। इस फाइबर्स को नाम दिया जाता है एस्ट्रल फाइबर्स। अब जो ही ये सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं, अब इससे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एराइज होते हैं। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को एस्ट्रल फाइबर्स कहते हैं, एस्ट्रल फाइबर्स, या इसको एस्ट्रल रेज भी कहते हैं, या एस्ट्रल रेज, एस्ट्रल फाइबर्स या एस्ट्रल रेज। तो ये इसको नाम दिया जाता है जो फाइबर रेडिएट होते हैं फ्रॉम द सेंट्रियोल्स ऑन बोथ साइड। जो अपोजिट पोल पर सेंट्रियोल पड़े हैं, एक एक पेयर यानी दो दो सेंट्रियोल्स पड़े हैं अपोजिट पोल पर सेल के। मैं इनिमल सेल को डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें मायोटोसिस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एस्ट्रल फाइबर बन जाते हैं, एस्ट्रल फाइबर बन जाते हैं, और इसी सेंट्रियोल्स को और एस्ट्रल फाइबर को कलेक्टिवली अब नाम दिया जाता है एस्टर्स। एस्टर्स इंतहाई इंपॉर्टेंट टर्म्स है एमसीक्यूज के लिहाज से, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से। एस्टर्स कंसेप्ट को क्लियर करें। एस्टर्स किसको कहते हैं? सेंट्रियोल्स प्लस एस्ट्रल फाइबर या एस्टर रेज, इसको कलेक्टिवली कहते हैं एस्टर्स। अब और जो सेंट्रियोल से जो फाइबर एराइज होते हैं इसको नाम दिया जाता है एस्ट्रल फाइबर या एस्ट्रल रेज। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है सेल इंटर होता है इनटू लेट प्रोफेज। मैं इसको यहाँ पर ड्रा करता हूँ। अच्छा, जब सेल लेट प्रोफेज में दाखिल होता है, यानी लेट प्रोफेज जो फेज है इसमें जब सेल दाखिल होता है एस्टर रेज के फॉर्मेशन के बाद, सेल इंटर हुआ और इनटू लेट प्रोफेज। अब इसके साथ ये जो एस्टर रेज है इनमें से कुछ एस्टर रेज रेडिएट हो जाते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं टुवार्ड द इक्वेटर। इस तरह इससे कुछ फाइबर्स रेडिएट हो जाते हैं। मैं इसको यहाँ
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को थोड़ा सा स्मॉल शो करता हूँ ताकि सही तरीके से समझ में आ जाए। इस तरह यहाँ से फाइबर एराइज हो जाते हैं और रेडिएट हो जाते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं टुवार्ड द इक्वेटर। ये सेल की इक्वेटर है, तो ये इक्वेटर की तरफ रेडिएट हो जाते हैं। दोनों तरफ से जो अपोजिट पोल पर सेंट्रियोल्स पड़े हैं वहाँ से फाइबर एराइज हो जाते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं टुवार्ड द मिडिल पोर्शन ऑफ द सेल। इस फाइबर्स को नाम दिया जाता है स्पिंडल फाइबर्स। इसको हम नाम देते हैं स्पिंडल फाइबर्स। इसको नाम दिया जाता है स्पिंडल फाइबर्स। और ये इस तरह नजर आते हैं कि ये इराज हुए हैं कहाँ से? सेंट्रियोल्स से। गौर से सुने। इसके बाद जो लेट प्रोफेज फेज में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसोसिएट हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसोसिएशन से पहले गौर से सुने, जो ही सेल इंटर होता है इनटू लेट प्रोफेज, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोलस होता है ये डिसअपियर हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो ये ख़त्म हो जाता है, यहाँ से डिसअपियर हो गया। ये जो यहाँ पर क्रोमोसोम बन गए थे ये वहाँ पर हमने लिखे थे कि ये लॉन्ग है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और थिन है। कब? अर्ली प्रोफेज में। लेट प्रोफेज में यही क्रोमोसोम जो है ये थिक हो जाएंगे, लॉन्ग है शॉर्ट हो जाएंगे, थ्रेड होंगे लेकिन शॉर्ट होंगे, थिन है तो वहाँ पर थिक हो जाएंगे। ये चेंजेस अकर होते हैं इन द क्रोमोसोम व्हेन सेल गो फ्रॉम अर्ली प्रोफेज टू द लेट प्रोफेज। जब सेल दाखिल होता है फ्रॉम अर्ली प्रोफेज टू लेट प्रोफेज, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पर ये जो है ये इस तरह थिकन हो चुके होते हैं। इस तरह इसके 2 क्रोमेटिड होते हैं, और ये थिकर हो चुके हैं, शार्टर है और थ्रेड है लेकिन शार्ट है। यहाँ पर 3 थे लॉन्ग थे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वहाँ पर भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन शार्ट है और थिकर है। ये कुछ चेंजेस है जो अकर होते हैं व्हेन सेल गोज फ्रॉम अर्ली प्रोफेज टू द लेट प्रोफेज। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर जो 2 क्रोमेटिड्स, एक क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमेटिड होते हैं और आपस में अटैच होते हैं, लिंक होते हैं, ये इस जगह को नाम दिया जाता है सेंट्रोमियर। ये हमने पहले भी पढ़ा है, इसको नाम देते हैं सेंट्रोमियर। इसी सेंट्रोमियर के साथ प्रोटीन अटैच हो जाते हैं ऑन बोथ साइड, यानी दोनों क्रोमेटिड के साथ प्रोटीन अटैच हो जाते हैं। यहाँ पर जो हम रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये प्रोटीन अटैच हो जाते हैं और ये प्रोटीन एक स्ट्रक्चर बना देता है, इसको नाम दिया जाता है काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर बन गया कहाँ पर? सेंट्रोमियर पर। सेंट्रोमियर पर प्रोटीन एक स्ट्रक्चर को बना देता है, यहाँ पर प्रोटीन डिपॉजिट होकर एक स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम नाम देते हैं काइनेटोकोर। अब ये काइनेटोकोर कहाँ पर बन गया? लेट प्रोफेज में। स्पिंडल फाइबर कहाँ पर बन गए? लेट प्रोफेज में। एस्टर रेस कहाँ पर बन गए? अर्ली प्रोफेज में। सेंट्रियोल्स जो चले गए एक दूसरे से जुदा होकर, दोनों पेयर एक दूसरे से जुदा होकर अपोजिट पोल पर चले गए, कब? अर्ली प्रोफेज में। इंतहाई इंपॉर्टेंट फिजिक्स है, चेंजेस है अकर होते हैं मुख्तलिफ। ये सेंट्रियोल्स और एस्टर फाइबर्स को या एस्ट्रल रेस को हमने नाम दिया एस्टर्स, कलेक्टिवली इसको एस्टर्स कहते हैं। और ये जो फाइबर बन गई इसको नाम दिया स्पिंडल फाइबर्स। तवज्जो के साथ सुने। अच्छा, ये स्पिंडल फाइबर और एस्टर, इसको अब कलेक्टिवली एक और नाम दिया जाता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ये सेंट्रियोल्स प्लस एस्ट्रल रेज, इसको क्या नाम दिया हमने? एस्टर्स। अच्छा, अब इसी एस्टर्स के साथ
जब स्पिंडल फाइबर को मिलाया जाए, इन सबको कलेक्टिवली क्या नाम देता है? इन सबको कलेक्टिवली नाम दिया जाता है, फर्स्ट करें सेंट्रियोल्स प्लस एस्टर रेज, इसको क्या नाम दिया जाता है? एस्टर्स प्लस स्पिंडल फाइबर्स। ये एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर आपस में एक साथ मिलकर एक अपैरेटस बनाता है, इसको नाम देते हैं, इसको कलेक्टिवली कहा जाता है मायोटाटिक अपैरेटस। कहीं पर इसके लिए एक और टर्म यूज होता है स्पिंडल अपैरेटस। स्पिंडल अपैरेटस, इसको और नाम दिया जाता है स्पिंडल अपैरेटस। ध्यान के साथ सुने, स्पिंडल फाइबर प्लस सेंट्रियोल प्लस एस्ट्रल रेज, इसको मायोटाटिक अपैरेटस या स्पिंडल अपैरेटस कहते हैं। सेंट्रियोल प्लस एस्ट्रल रेज को एस्टर कहते हैं। ये एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है अर्ली प्रोफेज में। मायोटाटिक अपैरेटस या स्पिंडल अपैरेटस कब बन जाते हैं, कब कंप्लीट होते हैं? ये लेट प्रोफेज में। इसके बाद लेट प्रोफेज में और चेंजेस होते हैं। किस तरह? यहाँ पर हमने पहले पढ़ा कि ये जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस के अंदर वो डिसअपियर होता है, डीजनरेट हो जाता है। इसके बाद ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ये भी डिसअपियर हो जाता है, डिसइंटीग्रेट होकर, डीजनरेट होकर ये डिसअपियर हो जाता है। ये अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी ख़त्म हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो था वो ख़त्म हो गया। अब सुने, यही लेट प्रोफेज जब आखिरी मराहिल में दाखिल होता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, डीजनरेट, ख़त्म हो गया। अब देखेंगे ये जो क्रोमोसोम है, ये अब अटैच होंगे किसके साथ? स्पिंडल फाइबर के साथ। कौन सी पॉइंट पर? सेंट्रोमियर पर। सेंट्रोमियर पर एक और प्रोटीन स्ट्रक्चर था जिसको काइनेटोकोर का नाम दिया था हमने, उसके ज़रिए ये क्रोमोसोम अटैच होंगे स्पिंडल फाइबर के साथ, स्पिंडल फाइबर के साथ। अब मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि किस तरह ये अटैच हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स के साथ क्रोमोसोम अटैच हुए थ्रू काइनेटोकोर। काइनेटोकोर के ज़रिए यहाँ पर क्रोमोसोम अटैच हुई किसके साथ? स्पिंडल फाइबर के साथ। स्पिंडल फाइबर के साथ काइनेटोकोर के ज़रिए क्रोमोसोम अटैच हो गए। अब हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं, जिसको हम मुख्तलिफ नाम देते हैं। पहले को हमने नाम दिया था, यहाँ पर हमने रेड कलर के साथ रिप्रेजेंट किया है, इसको नाम दिया जाता है, पहले भी हमने डिस्कस किया है, एस्ट्रल फाइबर्स। एस्ट्रल फाइबर्स। इसके अलावा वो क्रोमोसोम, गौर से सुने, वो स्पिंडल फाइबर जिसके साथ क्रोमोसोम अटैच है, जिसके साथ क्रोमोसोम अटैच है, फॉर एग्जांपल ये वाला, इसको नाम दिया जाता है काइनेटोकोर फाइबर, कोर फाइबर, या इसको डिसकंटिन्यूअस फाइबर का नाम भी दिया जाता है, डिसकंटिन्यूअस। काइनेटोकोर फाइबर या डिसकंटिन्यूअस फाइबर, ये इसी फाइबर को कहा जाता है जिसके साथ क्रोमोसोम अटैच है, जिसके साथ क्रोमोसोम अटैच्ड है। अच्छा, और वो फाइबर जिसके साथ क्रोमोसोम अटैच नहीं है, जिसके साथ क्रोमोसोम अटैच नहीं है, फॉर एग्जांपल ये वाला या ये वाला, तो इसको नाम दिया जाता है पोलर फाइबर्स, पोलर फाइबर या कंटिन्यूअस फाइबर, और कंटिन्यूअस फाइबर। इसको कंटिन्यूअस फाइबर या पोलर फाइबर्स का नाम दिया जाता है क्योंकि ये कंटिन्यूअस होते हैं, इसके साथ कोई चीज़ अटैच नहीं होता है। और ये काइनेटोकोर फाइबर को डिसकंटिन्यूअस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके साथ मुख्तलिफ पॉइंट्स पर क्रोमोसोम अटैच होते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप्स के फाइबर्स बन गए, स्पिंडल फाइबर बन गए, और ये सब आपस में मिलकर इन तीनों किस्म के फाइबर्स और सेंट्रियोल, ये सब कुछ बनाता है मायोटाटिक अपैरेटस या स्पिंडल अपैरेटस को। गौर से सुने, मैं इसी पॉइंट पर दोबारा आ गया। तीनों किस्म के फाइबर्स
प्लस सेंट्रियोल्स क्या चीज़ बना देता है, मायोटाटिक अपरेटस या स्पिंडल अपरेटस। इसको स्पिंडल अपरेटस या मायोटाटिक अपरेटस का नाम दिया जाता है। ये कब कौन से फेज़ में बन जाता है, लेट प्रोफेज में, या जनरली प्रोफेज अगर MCQ ऑप्शन में मौजूद हो तो प्रोफेज में या लेट प्रोफेज में ये मायोटाटिक अपरेटस बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चेंजेस होंगे कहाँ पर, इसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ है मेटाफेज़, मेटाफेज़ में मज़ीद चेंजेस होंगे। इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे।